नमस्कार दोस्तों। क्या भारत में लोकतंत्र बरकरार है? क्या भारत में संविधान कानून का शासन है? क्या भारत में लोग सुरक्षित हैं? और क्या भारत में सिर्फ अडानी के ही लिए देश को बेच दिया जाता है? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अब एक पार्टी के कुछ नेताओं के एक कठपुतली भर बन के रह जाते हैं? जी हां, कमोबेश कुछ इसी तरह के हालात। और इन हालात से आज भारत का संवैधानिक लोकतंत्र जूझ रहा है। और जब यह जूझ रहा हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसने यह पाप किया है? बात शुरू करूंगा कि दिल्ली के स्कूलों में 2 दर्जन स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी आती है और न जाने कितने डॉलर उसके बदले में रैंसम मांगा जाता है। उधर गुड़गांव में 2 होटल्स को उड़ाने की धमकी आ जाती है और आगरा में आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी आ जाती है। कभी प्रधानमंत्री को मारने की धमकी आ जाती है तो कभी किसी मंत्री को मारने की धमकी आ जाती है तो किसी मुख्यमंत्री को मारने की धमकी आ जाती है। उधर भारत की सीमा पर बांग्लादेश जिस तरीके से अत्याचार कर रहा है या वहां जो हालात बने हुए हैं वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है भारत के लोगों के लिए। लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय यह भी है कि भारत के अंदर भारत के अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, उनके तमाम धर्म स्थलों और दूसरी चीजों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या उसे हम सही ठहरा सकते हैं? क्या जिस नेक्सस को श्रीमती इंदिरा गांधी ने तोड़ा था बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, क्या फिर से वो एक हो गया है और अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और उधर श्रीलंका दबाव में है, नेपाल दबाव में है, भूटान दबाव में है, म्यांमार दबाव में है। ऐसी स्थिति में क्या भारत घिर गया है? ये सारी चीजें स्थिति पैदा हो गई। क्यों पैदा हुई? क्योंकि एक पूंजीवादी एक व्यक्ति के लिए पूरा देश बेचा जा रहा है। इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। यह बड़े दावे के साथ, दम के साथ कहा जाता है। संसद में बगैर किसी प्रस्ताव के मंजूर हुए भारत का उपराष्ट्रपति, जो सदन में राज्यसभा में सभापति है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस विषय पर चर्चा करने की अनुमति देता है जो उसका विषय नहीं है। और जब वह विषय नहीं है फिर भी चर्चा करने की बात करता है। और उस चर्चा के दौरान क्या उठता है कि जॉर्ज सोरोस के गांधी परिवार से रिश्ते हैं, जॉर्ज सोरोस के इनसे हैं, उनसे हैं, जाने क्या क्या। मैं कहता हूं बिल्कुल, यदि हैं तो श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम किसका है? उसके खिलाफ जांच कराने का काम किसका है? उस नेक्सस को, उस पूरे जो नेटवर्क बताते हैं आप, उस नेटवर्क का पता लगाने का किसका है? और अमेरिका की सरकार को यह चिट्ठी लिखने का काम किसका है कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलके भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है, गिराने की कोशिश हो रही, सरकार गिराने की कोशिश हो रही। प्लीज उसकी के लिए अमेरिका को एक कड़ी चिट्ठी लिखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलिए, उनसे गुहार लगाइए कि ये करिए। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कोई जांच कर रहे?
क्यों नहीं कोई एफआईआर दर्ज कर रहे? आरोप बोफोर्स के भी लगे थे कि 64 करोड़ दलाली ली गई और अदालत को बताया गया कि सिर्फ सीबीआई ने 250 करोड़ रुपए जांच में खर्च किए और निकला क्या? सिफर। कुछ नहीं, झूठे आरोप थे, 100% झूठे आरोप थे। कहा गया था कि 2G स्कैम हुआ है, कोयला स्कैम हुआ है, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, जाने क्या क्या, रेल गेट हुआ है। और जांच कराई, जांच के बाद में, सारी के बाद में मोदी सरकार ने क्या कहा? नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ। तो फिर वही स्थिति है, नेशनल हेराल्ड के आरोप लगाए और न जाने क्या क्या, किस ढंग से उसका पूरा ड्रामा किया गया और नतीजा सिफर। मतलब झूठे आरोप लगाते रहो, उन पे जांच भी करा लोगे तो फिर कराओ, इस पे भी करा लो, और ये दोषी है तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो। और जो भारत न्याय संहिता नया कानून बना है उसके तहत तो अब विदेश से भी होने वाली साजिश के मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है और वहां से भी सारी जांच हो सकती है। तो अब यह बहाना नहीं दिया जा सकता है कि बाहरी व्यक्ति पे नहीं हो सकता। भारत में हुए अपराधों पर बाहरी व्यक्तियों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता। यदि आप कह रहे हैं ऐसी फंडिंग हुई है, विदेशी फंडिंग की बात आप करते हैं कि 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने डोनेशन दिया है किसी संस्था को, 1.25 करोड़, तो यह भी बताइए कि पीएम केयर फंड में किन किन चाइनीज कंपनियों ने दिया है, उन चाइनीज कंपनी का क्या कंसर्न है, और किन किन और देशों की, तमाम उन देशों की, अमेरिका हो या दूसरे और देश हो, उनका कैसे पैसा आया है पीएम केयर फंड में और वो कहां इस्तेमाल हुआ है, हिसाब आप भी दे दीजिए। आप तो सरकार में बैठे हैं, दोनों का एक साथ रख दीजिए, फैसला हो जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन सच्चा है। कौन करेगा? सरकार का काम है, करिए। नहीं होगा। अडानी ने जो सेल कंपनीज बनवाई हैं और उन सैकड़ों सेल कंपनीज के जरिए जिस तरह का खेल होता है, जिस तरीके से चाइनीज उसके पार्टनर और सारे लोगों के जरिए खेल होता है, जिस तरीके से खेल होता है सऊदी अरेबिया में बैठे हुए कुछ शेखों के जरिए, और जिस तरह खेल होता है पाकिस्तान के जरिए, तो उस खेल में अडानी का क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है कि शेयर मार्केट का पूरा गिरना उठना और सारे ड्रामे एक परिवार तय कर रहा है? क्यों नहीं जांच करा लेते हैं? क्यों डर रहे हैं जीपीसी? जेपीसी कराइए और जेपीसी करा के आकर के सामने ले आइए। जेपीसी मतलब संयुक्त संसदीय जो कमेटी है उसके द्वारा, उसमें तो अधिकतर सदस्य आपके ही होंगे, करिए जांच। क्यों नहीं करा रहे? क्यों डर रहे हैं? सब ईमानदार हैं तो अडानी पर भी चर्चा करा लीजिए। बार बार प्रस्ताव दिया जा रहा है, इतने दिन से दिया जा रहा है, करा लेते आप 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे जो भी आप टाइम देते, क्यों नहीं कराए? अडानी का नाम आते ही नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं जाएगा। तो यह उपराष्ट्रपति है या रीढ़ विहीन? बड़ी पुराने तमाम सारे सांसदों ने जो सन 77 से और उससे पहले से सांसद हैं लगातार, उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखा कभी ऐसा कोई कभी सभापति हुआ हो किसी भी सरकार में जिसने इस तरह से सदन की और इस पद की गरिमा गिराई हो,
एक एजेंट की तरह काम करता हो, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग आना ही चाहिए। गिरेगा या क्या होगा नहीं मतलब है, लेकिन उसको लेके आना चाहिए। इससे संदेश जाना चाहिए दुनिया में कि भारत का उपराष्ट्रपति असल में कठपुतली है इस देश के प्रधानमंत्री का, और ऐसी कठपुतली तो कभी नहीं रही। तो यह सबूत है कि यह पद अब निश्चित रूप से पार्टी का पद हो गया है, संवैधानिक पद नहीं रह गया। इसी तरह की स्थिति स्पीकर की है और इसीलिए सदन नहीं चल पा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के तमाम दल अडानी का मुखौटा, मोदी का मुखौटा लगा करके प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी सवाल जवाब करते हैं कि सरदार, तो पूछता है कितने आदमी थे सांभा, तो बताता है सरदार पहले 2 थे अब 1 ही रह गया है। तो समझ गए ना आप? तो यह हाल है आज, क्योंकि वही एक तो लूट रहा है, उसके लिए देश को दांव पे लगा दिया गया। पाकिस्तान अब जिस तरह की स्थितियों में है, हम उससे निपट नहीं पाए थे, हम चाइना से निपट नहीं पाए थे। हमने एक तीसरा मोर्चा जो हमारा परम मित्र होता था वो बांग्लादेश से खोल दिया। किसके लिए? अडानी के लिए। और जो जिया की सरकार गई वो अडानी के चक्कर में गई। वहां पर जो सरकार है अब वो क्या मांग कर रही है? वो कह रही है बृहद, जैसे पहले होता था, आप कहते हैं अखंड भारत, वैसे ही वो कह रहे हैं कि हमारा जो बांग्लादेश वही होना चाहिए जो बंगाल था। और बंगाल क्या था? बंगाल में बिहार भी था, बंगाल में उड़ीसा भी था, और बंगाल में असम का भी हिस्सा था, और बंगाल में जो है बांग्लादेश भी था। तो पश्चिम बंगाल से लेके सब बंगाल ही था। तो वो जो बंगाल राज्य था वो अब उसकी मांग करने लगा। जैसे भारत में हमारे तमाम नेता कहते हैं अखंड भारत, अफगानिस्तान तक हम थे, कहो कल के दिन बोले हम रसिया तक थे। बहरहाल जहां भी थे, अपना संभल नहीं रहा है, दूसरे की बात करेंगे। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है कि भारत के अंदर लगातार असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई। लगातार तमाम नेताओं को, बड़े नेताओं को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को और दूसरे लोगों को धमकियां मिल रही, बम रखने की बातें मिल रही, पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे, और अब स्कूलों पे लगातार हो रहा है। तो इस तरह की स्थिति है, असुरक्षा की भावना है। बच्चों को लेकर के लोग परेशान हैं कि हम स्कूल बच्चों को भेजें या ना भेजें, कहीं बम विस्फोट हो गया बच्चे का, हमारे क्या होगा। इस तरह के हालात हो गए हो तो सोचना पड़ेगा। तो आज यह हालात क्यों बने? क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ अडानी को बचाने पर, और जब अडानी को बचाने पर होगा तो यह होगा। और इसके नतीजे होते हैं, दिल्ली में एक व्यापारी को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। और सोचिए, इतने पॉश इलाके में भून दिया जाता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, करने वाला नहीं। उधर नरेंद्र मोदी सखी योजना बताते हैं, और क्या बताते हैं कि हर साल 2 लाख लड़कियों को, महिलाओं को रोजगार देंगे। और रोजगार कितने का देंगे? 7,000 रुपए महीने का। उससे ज्यादा तो झाड़ू पोछा करके लोग कमा लेते हैं। तो अब आप समझिए कि आपको असल में गुलाम बनाने के काम चल रहे हैं कि छोटी छोटी। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने वाला है। उदाहरण यह है कि जिस तरह के हालात बने उसमें भारत की स्थिति क्या हो गई है वह समझना पड़ेगा कि दुनिया भर में अरबपतियों की संपत्ति 10 साल में 121% बढ़ी दुनिया, लेकिन भारत में 263% बढ़ी है। 263%। दुनिया में 121% अरबपतियों की आमदनी बढ़ी है, पैसा बढ़ा है,
और भारत में 263%। और इसके बाद आप देखिए कि भारत में जो गरीब और मध्यम वर्ग है उसको भुखमरा बना दिया गया है, उसकी आमदनी घटी है और उसके खर्चे बढ़े, यानी खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी घट रही है। और इनकी आमदनी दुनिया के औसत से भी ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वहां से खेल दूसरा होता है। तो ये सरकार पूंजीपतियों की है, अरबपतियों की है, यह बात इससे पूरी तरह साबित हो जाती है। और जब यह साबित हो जाती है, निश्चित रूप से आता है कि आखिर क्या है। तो भारत में असल में लोकतंत्र की फिक्र ही नहीं। इसके लिए हमें सीखना होगा। दक्षिण कोरिया में वहां की जनता निकल पड़ी और वहां के राष्ट्रपति को कहा कि आप गलत हैं और हम लड़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव आया, वो गिर गया क्योंकि उसके लिए 200 सदस्यों की चाहिए थी और 192 ही थे। लेकिन वहां 1.5 लाख से अधिक जनता सड़क पे बैठ गई कि इस्तीफा दी। तो इस तरह जनता भी लड़ाई लड़ती है। यहां जनता को आप लूटते रहिए, जनता कुछ बोलती नहीं। फिर एक उदाहरण मैं झारखंड से दे देता हूं कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। झारखंड के आदिवासियों ने 100 गांव के जो आदिवासी थे, वहां के टोटल 15,000 लोग थे, वो तीर और धनुष लेकर के आतंकियों और उग्रवादियों के खिलाफ उतर पड़े। एक को उन्होंने मार गिराया और शेष को खदेड़ दिया। तो यह बताता है कि किस तरह से आप चाहें तो मुकाबला कर सकते हैं। तो आज राहुल गांधी वही तो मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने का, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और आप दूसरे देश में जब जाके कहेंगे कि अल्पसंख्यकों पर हमले मत करो, तो आप किस मुंह से कहेंगे? आप अमेरिका से किस मुंह से कहेंगे कि साजिश रची जा रही है? रोकिए। यदि रची जा रही है तो कहिए, लिखिए चिट्ठी। लेकिन स्थिति यह है कि अमेरिका दो टूक इनको बताता है कि मीडिया पे कंट्रोल करने का काम आप करते हैं, हमारे यहां नहीं होता, हमारे यहां पूरी स्वतंत्रता है। तो यह है, इस बात का सबूत है कि आप असल में लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। आप में क्षमता नहीं है तो आप ये बहाने लेते हैं, आप बदनाम करने के ड्रामे करते हैं और असलियत जहां चोरी हो रही है, जहां घोटाले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे। एंटी करप्शन डे था वर्ल्ड का, और उसमें भी कुछ ये नहीं कि आप कहते हैं हाँ इस दिन हम ये देते हैं और करिए जांच और पारदर्शी जांच होगी, नहीं करवा सकते। क्योंकि आपने असल में इस देश को आरएसएस और बीजेपी का जो पूरा एक नेक्सस है उसके अंदर समेट दिया है। आज हालात ये हो गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जस्टिस, सिटिंग जस्टिस, वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाता है और वहां पर वो कहता है यह बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, यहां ऐसे नहीं चलेगा, ये चलेगा। मतलब आप सोचिए, एक सिटिंग जज इस तरह के कार्यक्रम में और इस तरह की नफरत भरी बातें कर रहा है यदि, तो आप इससे समझ सकते हैं कि अदालतें क्या हो गई हैं। तो राहुल गांधी गलत नहीं कहते। जब ये सब हो गया तो लड़ने सबको निकलना होता है। अब कोई लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है अलग विषय, राहुल गांधी उन मुद्दों को लड़ रहे हैं। युवाओं के साथ में जो धोखा हुआ है उसको लेके लड़ रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। और जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है वो बिल्कुल टेंशन में है, तनाव में है। और इसका उदाहरण देता हूं, नोएडा की एक कंपनी थी, स्टार्टअप थी, यस मैडम करके, और उसने अपने कर्मचारियों के बीच में एक सर्वे किया और सर्वे के बाद में उसने 100 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, यह कहते हुए कि हमारे 100 लोग ऐसे हैं जो तनावग्रस्त हैं और हम इतना ख्याल करते हैं कि हम चाहते हैं वो घर में आराम करें, तनाव न ले। यानी आप सोचिए,
आप तनाव देंगे लेकिन कहेंगे तनाव नहीं वो होना चाहिए। आपको तनाव मुक्त करना है, ना कि नौकरी मुक्त करना है। तो यह मोदी मॉडल है कि भ्रष्टाचार नहीं खत्म करना है, भ्रष्टाचारी को संरक्षण देके उसको पाक साफ बना देना है और जो ईमानदार है उनको खत्म कर देना है, जिससे कोई कहे ही नहीं, या डरा देना है जिससे कोई यह न कहे कि यह भ्रष्टाचारी है। यह मोदी मॉडल है। इसी के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे, उस नफरत के खिलाफ लड़ रहे। ये जो खाई हो गई है गरीब अमीर की, उसके लड़ रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए लड़ रहे हैं। जब वो लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक जायज लड़ाई है, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा, आपकी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। रोज भय के माहौल में आप जिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह लड़ाई राहुल गांधी, तो अब लड़ाई को देखते चलिए। जय